Q5 हिंदी अध्याय 21 शीर्ष 100 में 24वें स्थान पर जू झो। हवा जोर से चल रही थी, घास लहरों में हिल रही थी। हुआंग हाओ का आभासी अवतार धीरे धीरे लुप्त हो गया, लेकिन जू झो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथ में लंबे चाकू को देखा, उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। द्वितीय स्तर की कृपाण तकनीक। जू झो ने उत्साह से कहा, मैंने सोचा था कि मुझे लंबे समय तक कठिन अभ्यास करना होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैंने लड़ाई में सफलता हासिल की। इससे पहले वो कृपाण तकनीक के दूसरे स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थे। और अभी शू झो और हुआंग हाओ ने आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ी, लगभग पूरी तरह से थक गए, फिर भी इसने जीवित रहने की उनकी इच्छा को जगा दिया। ये जीवन और मृत्यु का वह अनुभव ही था जिसने उन्हें सीमाओं को तोड़ने और स्वाभाविक रूप से पर्वत तोड़ने की सेबर तकनीक के दूसरे स्तर को समझने की अनुमति दी। दूसरे स्तर की कृपाण तकनीक की शक्ति पहले की तुलना में कई स्तरों से अधिक बढ़ गई है। जू झो ने खुशी जताते हुए कहा, अगर पहले वाली लड़ाई फिर से हो तो मुझे विश्वास है कि मैं हुआंग हाओ को 2 चालों में हरा सकता हूं। ये लड़ाई उनके लिए बहुत कठिन थी। आखिरकार जू झो का क्यू ब्लड हुआंग हाओ की तुलना में थोड़ा कम था और उनकी युद्ध तकनीकों के क्षेत्र में कोई अंतर नहीं था। इसके अलावा आभासी दुनिया में आभासी अवतारों को क्यू रक्त की निरंतर आपूर्ति होती है। यदि जू झो ने लड़ाई के दौरान सफलता हासिल नहीं की होती तो वह ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं जीत पाता। बेशक ये सब अब अतीत की बात हो चुकी है। अब चूंकि जू झो ने दूसरे स्तर की कृपाण तकनीक को समझ लिया था, इसलिए वह लिंजियांग प्रथम हाई स्कूल में भी शीर्ष पर रहने के लिए पर्याप्त था। तभी आभासी दुनिया में अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जू झो विजयी है। शीर्ष 100 रैंकिंग में परिवर्तन, हुआंग हाओ की रैंक एक स्थान नीचे आए। प्रथम वर्ष के शीर्ष 100 में 24वां स्थान, जू झो। जैसे ही यह आवाज गूंजी, जू झो को होश आया और फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। आज से वह भी टॉप 100 की सूची का सदस्य हो गया। अगले ही क्षण उसकी आकृति धीरे धीरे आभासी दुनिया से गायब हो गई। ... इस समय घना भवन हॉल में सोन क्यू का फोन अचानक एक संदेश के साथ खुला। उसने अपना फोन खोला और देखा कि यह स्कूल के प्लेटफॉर्म से था, इसलिए उसने जल्दी से इसे जांचने के लिए क्लिक किया। जब उसने संदेश की विस्तृत सामग्री देखी तो सोन क्यू की अभिव्यक्ति अचानक हिल गई और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दिया। शीर्ष 100 रैंकिंग में परिवर्तन, हुआंग हाओ की रैंक गिरी। वह बच्चा जीता। छींटे। सोन क्यू का फोन मेज पर गिर गया। उसने अपना मुंह खोला और अविश्वास से वर्चुअल पॉड नंबर 5 को देखा। इसी समय हॉल में मौजूद कई विद्यार्थियों ने स्कूल द्वारा प्रकाशित संदेश को भी देखा। अगले ही क्षण सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। हे भगवान, वह सचमुच जीत गया। हे भगवान! लेकिन इससे पहले कि अन्य वर्ग के लोग प्रतिक्रिया कर पाते, प्रथम वर्ष की कक्षा 8 की भीड़ पहले ही भारी जयकारे के साथ गूंज उठी थी। जू झो, जू झो, जू झो। इस समय पूरी क्लास एक स्वर में चिल्ला उठी। कोई भी अचंभित नहीं था, किसी को संदेह नहीं था और किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि जू झो कैसे जीता। वहां सभी एकजुटता के जयकारे लगा रहे थे। इस समय शू झो का नाम विशाल घना हॉल में गूंज उठा। जबकि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के उत्साहपूर्ण प्रदर्शन को देखकर अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। कई लोगों को यह समझना कठिन हो गया कि कक्षा 8 के बच्चे इतने उत्साहित क्यों थे। लेकिन जब वे स्वयं को उनकी जगह रखकर देखते हैं, यदि कोई उनकी कक्षा का अपमान करता है, उनके शिक्षक का अपमान करता है और किसी महत्वपूर्ण क्षण में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरी कक्षा की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आगे आता है, वे भी संभवतः उतने ही पागल होंगे, यहां तक कि उसे भगवान की तरह पूजेंगे। ... इस बीच स्कूल के सभी कक्षाओं के शिक्षकों और नेताओं को भी शीर्ष 100 सूची में हुए बदलाव के बारे में खबर मिली। स्कूल के सम्मेलन कक्ष में शिक्षक अभी भी समाधान पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक शिक्षक ने अचानक कहा, देखो, शीर्ष 100 की सूची बदल गई है। जू झो ने हुआंग हाओ को हराया और अब वह शीर्ष 100 की सूची में 24वें स्थान पर है। क्या कहा आपने? प्रिंसिपल समेत सभी शिक्षक ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। जल्द ही उन्होंने जांच करने के लिए अपने फोन उठाए और जब उन्होंने विस्तृत संदेश देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। जू झो शीर्ष 100 सूची में है। ये कैसे संभव है? क्या उसमें जानवर जैसी प्रतिभा नहीं है तथा साधना की गति भी बहुत धीमी है? वर्ष 1 में शीर्ष 100 की सूची में 24वें स्थान पर उस रैंक में कम से कम 80 से अधिक क्यू ब्लड कार्ड होने चाहिए, है ना? सभी अध्यापक घबरा गए।
भले ही ये केवल प्रथम वर्ष के शीर्ष 100 में शामिल है, लेकिन इस सूची में शामिल होने वाले छात्र 100 में से एक प्रतिभावान होते हैं। लेकिन जू झोऊ में स्पष्ट रूप से जानवर जैसी प्रतिभा है। प्रिंसिपल ने अचानक पूछा, काओ योंग, क्या आप जागने से पहले जू झोऊ की ताकत से अवगत हैं? काओ योंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जागने से पहले जू झोऊ का क्यूई ब्लड केवल 70 काट के आसपास था। इन शब्दों से सभी अध्यापकों के भाव बदल गए। लियू काइकी ने अचानक भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह असंभव है। वर्ष 1 के शीर्ष 100 के शीर्ष 30 में से सभी के पास कम से कम 80 कार्ड क्यूई ब्लड है। क्या जू झोऊ का क्यूई ब्लड सिर्फ आधे महीने में 10 कार्ड तक बढ़ सकता है? एस स्तर की प्रतिभा के साथ भी साधना की गति इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। ये सुनकर काओ योन के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान उभरी। उसने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में जू झोऊ ने अब साबित कर दिया है कि साधारण एस स्तर की प्रतिभा उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इन शब्दों ने पहले से सशंकित शिक्षकों को अंततः होश में ला दिया। तुरंत ही सभी के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। काओ योन सही था। जू झोऊ द्वारा हुआंग हाओ को हराना सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी प्रतिभा को सभी के सामने साबित कर दिया। चाहे उसकी ताकत कैसे भी आई हो, कम से कम ये कदम सभी अफवाहों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। सभी अध्यापकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। क्या इसका मतलब यह है कि स्कूल का संकट हल हो गया है? चलो वर्चुअल पॉट की जांच करते हैं, काओ योंग अचानक बोला। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया, हाँ, पहले ये तो पता कर लो कि खबर सच है या नहीं। अगर सच है तो जश्न मनाने में देर नहीं लगेगी। ऐसा कहते हुए सभी ने उत्सुकता से सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए खड़े हो गए। सीटों पर बैठे केवल लियू काइकी के चेहरे पर गंभीर भाव थे, क्योंकि यह खबर उन्होंने ही फैलाई थी। अब जब जू झोऊ ने इतनी जबरदस्त ताकत दिखाई तो यह उनके चेहरे पर सार्वजनिक थप्पड़ से कम नहीं था। यह उनकी सबसे छोटी चिंता थी। मुख्य मुद्दा यह था कि चूंकि स्कूल ने इतनी बड़ी घटना को जन्म दिया था, इसलिए बाहरी दुनिया को कुछ स्पष्टीकरण तो दिया ही जाना चाहिए। यदि यह साबित नहीं किया जा सकता कि जू झोऊ की एस स्तर की प्रतिभा नकली है, तो स्कूल सारा दोष लियू काइकी और अन्य पर डाल सकता है। इस मामले में बाद में उसकी सजा सिर्फ गेट की रखवाली करने जैसी सरल नहीं होगी, बल्कि कहीं अधिक गंभीर होगी। यह विचार आते ही लियू काइकी का चेहरा और भी उदास हो गया। ... परिसर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जू झोऊ ने हुआंग हाओ को हराया और शीर्ष 100 की सूची में 24वें स्थान पर रहा। वर्ष 1 की शीर्ष 100 सूची में परिवर्तन, जू झोऊ ने सूची में जगह बनाई। अब जू झोऊ का नाम लंबे समय से लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल का केंद्र बिंदु बन गया था। उसके बारे में कोई भी खबर स्कूल के सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करती थी, और जू झोऊ द्वारा हुआंग हाओ को हराने और शीर्ष 100 की सूची में आने की खबर ने पूरे स्कूल में हलचल मचा दी। तीसरी से पहली कक्षा तक हजारों छात्र हंगामा करते रहे। वे इस कथित पशु जैसी प्रतिभा के बारे में आश्चर्यचकित थे, जिसे विकसित नहीं किया जा सकता था। वह अचानक शीर्ष 100 की सूची में कैसे आ गया, और 24वें स्थान पर? क्या प्रथम वर्ष की शीर्ष 100 सूची में आना इतना आसान है? बकवास। वर्ष 1 की शीर्ष 100 सूची में शामिल लोगों ने अधिकांशतः जूनियर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष से ही प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। शीर्ष 30 में स्थान पाने वालों ने लगभग 80 कार्ड क्यूई ब्लड हासिल कर लिए हैं और युद्ध तकनीक भी सीख ली है। उनकी ताकत भयंकर है। हे भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि वे मुझे एक ही चाल में हरा सकते हैं? क्या जू झोऊ सचमुच इतना शक्तिशाली है? क्या हुआंग हाओ और हुआंग यूनिक्सुआन धोखा दे रहे थे? वाह, अगर यह सच है तो आश्चर्य होगा। मुझे इतना यकीन नहीं है। अगर जू झोऊ वाकई शीर्ष स्तरीय स्तर की प्रतिभा है तो क्या उसे शीर्ष 100 की सूची में पहले स्थान पर नहीं आना चाहिए था? लेकिन वह केवल 24वें स्थान पर है। या तो काओ योंग झूठ बोल रहा है, या हुआंग हाओ भाई झूठ बोल रहे हैं। सत्य कौन सा है, ये बताना कठिन है, सचमुच बताना कठिन है। सभी कक्षाओं के छात्र इस पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। ... प्रथम वर्ष की कक्षा 1 में विद्यार्थी आपस में कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन कई विद्यार्थी कभी कभी हुआंग हाओ के स्थान पर नजर डाल लेते थे। हुआंग हाओ उदास चेहरे के साथ पैरों पर पैर रखकर बैठा था। वह कुछ समय पहले ही कक्षा में वापस आया था, और उसके द्वारा सूचना लीक करने की घटना के कारण उसके सहपाठियों ने उससे गुप्त रूप से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे इसमें फंस न जाएं। शुरू में हुआंग हाओ ज्यादा चिंतित नहीं था, उसे विश्वास था कि उसे कड़ी सजा नहीं दी जाएगी।
लेकिन अब जू झोऊ ने वास्तव में उसे आभासी दुनिया में हरा दिया था। जो शब्द उसने पहले कहे थे वे अब खुद पर पड़ने वाले थप्पड़ों में बदल गए थे, एक के बाद एक। हुआंग हाओ का चेहरा पानी की तरह उदास था। डिंग। इसी समय अचानक उसके फोन पर एक संदेश आया। उन्होंने इसे खोला और देखा कि यह हुआंग यूनिक्सुआन का था। हुआंग यूनिक्सुआन, जू झोऊ को अक्षम करें। अपने भाई का संदेश देखकर हुआंग हाओ ने अपना हाथ कस लिया, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि कक्षा में उसके पुराने साथी चुपके से फुसफुसा रहे थे और उसकी ओर उंगलियां दिखा रहे थे। ये देखकर हुआंग हाओ अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। पर्याप्त, हुआंग हाओ ने गहरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्या आप सब सचमुच सोचते हैं कि मैं पहले झूठ बोल रहा था? ये शब्द कक्षा 2, वर्ष 3 के होमरूम शिक्षक लियू काइकी ने स्वयं कहे थे। क्या आपको लगता है कि शिक्षक लियू लापरवाही से बोलेंगे? हुआंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, इसके अलावा अगर मैं सचमुच अफवाह फैला रहा होता तो प्रिंसिपल और शिक्षक पहले ही स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आ चुके होते। जब ये शब्द निकले तो सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी भौहें उठाईं। सुनकर तो ये बात उचित लगी। ये देखकर हुआंग हाओ ने आगे कहा, जहां तक जू झोऊ की बात है, उसने मुझे 3 महीने पहले ही हराया था। इसके अलावा वह आभासी दुनिया में मेरी आभासी छवि के साथ 1 घंटे तक लड़ता रहा, लेकिन मुश्किल से जीत पाया। एक सामान्य व्यक्ति की सहनशक्ति 1 घंटे तक उच्च तीव्रता वाली लड़ाई को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे ही उसके शब्द निकले, कक्षा 1 के विद्यार्थियों की आंखें चौड़ी हो गईं। एक छात्र ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपका मतलब है कि क्या शू झोऊ ने कुछ निश्चित साधनों का उपयोग किया था? हुआंग हाओ के दोस्तों में से एक तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैंने तुमसे कहा था। वह आदमी जू झोऊ संभवतः भाई हाओ का मुकाबला कैसे कर सकता है? इसमें संदेह भी था, यदि शू झोऊ ने वास्तव में कुछ निश्चित साधनों का उपयोग किया था, तो क्या शिक्षक सोन क्यू ने ध्यान नहीं दिया होगा? हुआंग हाओ ने उसे एक नज़र देखा और आगे कहा, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तथ्य शब्दों से अधिक बोलते हैं। आप सभी को जल्द ही जू झोऊ और मेरे बीच का अंतर पता चल जाएगा। ये कहते हुए हुआंग हाओ ने अपनी लंबी तलवार पकड़ ली और ठंडे चेहरे के साथ खड़ा हो गया। जू झोऊ, मैं तुम्हें खुद नीचे गिरा दूंगा। हुआंग हाओ ने मन ही मन सोचा, मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो, तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लादा है। वह अपनी लंबी तलवार लेकर चेहरे पर ठंडक लिए दरवाजे से बाहर निकला। ये दृश्य देखकर कक्षा 1 में उपस्थित भीड़ में हंगामा मच गया। क्या हुआंग हाओ बदला लेने के लिए जू झोऊ को ढूंढने जा रहा था? वह आभासी दुनिया में पराजित हो गया, और यदि वह वास्तविकता में पराजित हो जाए तो ये घोर अपमान की बात होगी। लेकिन हुआंग हाओ की बात भी सही थी, आभासी दुनिया में वह वही था जो 3 महीने पहले था। वर्तमान हुआंग हाओ 3 महीने पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। क्या जू झोऊ अभी भी जीत सकता है? कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने एक दूसरे को देखा और सभी के चेहरे पर उत्सुकता दिख रही थी। लगता है यह एक अच्छा शो होने वाला है। वे सभी उठे और जल्दी से हुआंग हाओ के पीछे दौड़े। वर्चुअल पॉड नंबर 1 में जू झोऊ ने अपने सुरक्षित हाथों की ओर देखा और राहत की सांस ली। शुक्र है कि अभी जो लड़ाई हुई वह आभासी दुनिया में हुई, वरना वह इस समय एक हाथ वाला युवक बन गया होता। जैसे ही वह भर रहा था, अचानक उसने बाहर से आती हुई जय जयकार की गड़गड़ाहट सुनी। जू झोऊ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने बाहर जाने के लिए पॉड का दरवाजा खोला। जू झोऊ, कक्षा 8 के छात्र चिल्लाते हुए उसकी ओर उमड़ पड़े। जू झोऊ को तुरंत समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि ये सहपाठी पहले से ही युद्ध का नतीजा जानते थे। वह असहाय होकर छात्रों से निपटता रहा, लेकिन तभी एक व्यक्ति अचानक हॉल में आया। जू झोऊ, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? हुआंग हाओ एक लंबी तलवार लेकर अंदर आया, उसकी आवाज बहुत ही तीक्ष्ण थी, जिसने पूरे हॉल में उत्साह को तुरंत दबा दिया। सब चुप हो गए। काउंटर पर सोन क्यू को आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद थी कि हुआंग हाओ आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वह तुरंत जोर से बोला, हुआंग हाओ, तुम शू झोऊ से हार गए हो और 7 दिनों के भीतर तुम उसे चुनौती नहीं दे सकते। अगर तुम शू झोऊ को चुनौती देना चाहते हो तो 7 दिनों में वापस आओ। क्योंकि वर्चुअल पॉड्स के संचालन में बहुत अधिक लागत आती है, इसलिए शीर्ष 100 रैंकिंग में पराजित होने वालों को 7 दिनों के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। किसी को भी क्षणिक संघर्ष के कारण चुनौती के अवसर को बर्बाद करने से रोकने के लिए।
लेकिन ये सुनने के बाद भी हुआंग हाओ उदासीन रहा और ठंडे स्वर में बोला, मैं आभासी दुनिया में चुनौती नहीं दूंगा। उसने जू झोऊ को देखा और चिल्लाया, जू झोऊ, मैं तुम्हें वास्तविकता में चुनौती देता हूं। बूम! कार्यक्रम स्थल पर तुरंत ही कोलाहल मच गया। सभी ने अपनी सांस रोक ली। वास्तविक दुनिया की चुनौती का मतलब था वास्तविक दुनिया में प्रतिस्पर्धा करना। स्कूल ने इस व्यवहार का समर्थन नहीं किया। ब्लेड और तलवारों की कोई आंखें नहीं होती और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित छात्र हर चाल को काफी विनाशकारी शक्ति के साथ अंजाम देते हैं। यही कारण है कि चुनौतियां आभासी दुनिया में आयोजित की जाती हैं। आभासी दुनिया में यदि आप मर भी जाएं तो भी वास्तविकता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वास्तविकता यह है कि उंगली खोना भी अपरिवर्तनीय है। ये सुनकर सोन क्यू का चेहरा थोड़ा बदल गया, फिर वह गंभीरता से बोला, हुआंग हाओ, वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने हुआंग हाओ के थोड़े जानलेवा चेहरे को देखा और उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। ये बच्चा शायद सिर्फ चुनौती नहीं चाहता है, वो शू झोऊ को पूरी तरह से अपंग बनाना चाहता है, ताकि वह अपनी कही बात को साबित कर सके। सोन क्वी ऐसी बात पर कैसे सहमत हो सकता है? फिर भी हुआंग हाओ ने शांति से कहा, गुरुजी, शीर्ष 100 की सूची में शामिल छात्रों को वास्तविकता में उच्च रैंकिंग वाले छात्रों को चुनौती देने के लिए हर साल 10 अवसर मिलते हैं। अब मैं तीनों शर्तें पूरी करता हूं, तो फिर मैं ऐसा क्यों न करूं? इस पर सोन क्वी चुप हो गया। ये सही है, स्कूल के नियमों के अनुसार शीर्ष 100 छात्रों को यह अधिकार है। लेकिन स्कूल का उद्देश्य छात्रों में साहस और उत्साह को बढ़ावा देना है, प्रतिशोध नहीं। इस समय जू झोऊ ने अचानक कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। सोन क्यू ने अचानक उसकी ओर देखा। जू झोऊ की अभिव्यक्ति शांत थी, वह हुआंग हाओ के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन यह मामला स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष द्वारा भड़काया गया था। यदि यह हुआंग हाओ नहीं होता, तो चीजें इस बिंदु तक कैसे बढ़ जाती, जिससे कक्षा 8 को अपमानित होना पड़ता, काओ योन को अपमानित होना पड़ता और पूरे स्कूल द्वारा जू झोऊ से पूछताछ की जाती। उन्होंने शायद ही कुछ कहा, फिर भी प्रतिद्वंद्वी पहले टूट गया। जू झोऊ ने अपने दिल में ठंडी सांस ली। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। चूंकि तुम मुझे अपंग बनाना चाहते हो, इसलिए मैं भी खुद को रोक नहीं सकता। हालांकि सोन क्यू ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, जू झोऊ, तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हॉल के बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। उन्हें लड़ने दो। प्रधानाचार्य कुछ अध्यापकों के साथ अंदर आए। प्रमुख प्रिंसिपल के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, यह एक वास्तविक दुनिया की चुनौती है। पहले के दिनों में जब वर्चुअल पॉड्स नहीं थे, तो वास्तविकता में कौन प्रतिस्पर्धा नहीं करता था? मार्शल आर्टिस्ट में जोश होना चाहिए। क्या वह मार्शल आर्टिस्ट जो खून नहीं बहाता, फिर भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? सोन क्यू अवाक रह गया, यहां तक कि प्रिंसिपल ने भी यही कहा। ऐसा लगता है कि आज की लड़ाई अपरिहार्य है। हालांकि मैदान में उन दो नन्हे बच्चों के हाव भाव को देखकर लगता है कि आगामी मैच शायद बेहद खूनी होगा। जैसे जैसे विभिन्न कक्षाओं के शिक्षक पहुंचे, वहां अधिक से अधिक लोग एकत्रित होते गए। प्रथम से तृतीय वर्ष तक शीर्ष 100 की सूची में से कुछ सदस्यों को इसकी भनक लग गई थी और वे ये तमाशा देखने आ गए थे। हुआंग हाओ का भाई हुआंग यूनिक्सुआन भी आया। वह भीड़ के बीच खड़ा था, उसकी निगाहें धुंधली हो गई थीं। उसने हुआंग हाओ पर अपनी नजरें गड़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा, हुआंग हाओ, याद रखो मैंने क्या कहा था। हुआंग हाओ ने सिर हिलाया और दूसरी दिशा से जू झोऊ को देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। हुआंग यूनिक्सुआन की चेतावनी के बिना भी वह ये सुनिश्चित करेगा कि इस लड़ाई में जू झोऊ पूरी तरह से अपंग हो जाए। कुछ ही दूरी पर ली रूक्सी लिन शिशी के पास खड़ी थी और दूर से हुआंग यूनिक्सुआन को ठंडे भाव से देख रही थी। उनके अलावा कुछ दुर्लभ प्रतिभाशाली लोग भी वहां उपस्थित थे, जो देखने के लिए कोनों में खड़े थे। इस समय प्रथम वर्ष में कक्षा 8 के सभी लोगों ने अपनी गर्दनें थोड़ी सिकोड़ लीं। ये दृश्य उनकी कल्पना से भी बड़ा लग रहा था। आगामी मैच। यदि शू झोऊ जीतता है तो सब ठीक रहेगा, यदि वह हारता है तो प्रभाव अभूतपूर्व हो सकता है। ये सोचकर कक्षा 8 के सभी बच्चे गंभीर हो गए, उनकी पिछली खुशी गायब हो गई। ... जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग एकत्रित होते गए, शिक्षक भी गंभीर दिखने लगे। केवल प्रिंसिपल ही पूरे समय शांत रहे। उसने पहले शू झोऊ की ओर देखा, फिर हुआंग हाओ की ओर, और धीरे से कहा, हुआंग हाओ, अगर तुम शू झोऊ से हार गए, तो तुम्हें अपने शब्दों की कीमत चुकानी पड़ेगी।
हुआंग हाओ का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, मैं नहीं हारूंगा। हुआंग हाओ ने चारों ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, शिक्षकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी इस मामले के बारे में सच्चाई जानते हैं। आप जानते हैं कि मैंने अफवाहें नहीं फैलाई। मैंने जो कहा वह सच था और मैंने झूठ नहीं फैलाया। इतना कहने के बाद उन्होंने काओ योन की ओर देखा और आगे कहा, शिक्षक काओ, आप शू झो के शिक्षक हैं। निश्चित रूप से आप अधिक स्पष्ट रूप से जानते हैं। काओ योन का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये बच्चा उसे, काओ योन को, सबके सामने ये स्वीकार करने पर मजबूर करना चाहता है कि वह झूठ बोल रहा था? ये बच्चा, यह अपमानजनक है। बकवास बांध कर काओ योन ने शांति से कहा, तो फिर शुरू करते हैं। जो भी खुद को साबित करना चाहता है उसे दूसरे को हराना चाहिए। हुआंग हाओ ने कुछ और नहीं कहा और धीरे से अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। इस समय भीड़ ने जू झो और हुआंग हाओ के चारों ओर एक बड़ा घेरा बना लिया। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन तभी जू झो ने अचानक पूछा, किसके पास कृपाण है? सभी को एहसास हो गया कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। कक्षा 8 की टीम से वेन यूहुई ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैं प्रशिक्षण कक्ष में वापस जाऊंगा और इसे आपके लिए ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं, जू झो ने शांति से कहा, मुझे कोई भी कृपाण दे दो, चाहे वह लंबी हो या छोटी, जब तक उसका इस्तेमाल किया जा सके। भीड़ एक क्षण के लिए शांत हो गई। प्रिंसिपल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लापरवाह मत बनो। किसी लड़ाई में सबसे उपयोगी हथियार का प्रयोग करने से सबसे अधिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। इस समय शू झो द्वारा अचानक कृपाण उठाने की कार्रवाई से स्पष्ट रूप से पता चला कि उसने हुआंग हाओ को गंभीरता से नहीं लिया था। प्रिंसिपल के शब्दों का सामना करते हुए जू झो ने बस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास समय कम है, चलो जल्दी करते हैं। भीड़ में से एक छात्र ने तुरंत एक लंबी कृपाण फेंक दी। जू झो ने कृपाण पकड़ ली। ये काफी लंबी थी, इसकी धार 1.5 मीटर लंबी थी और मूठ से देखने पर इसकी नोक पर एक ठंडी चमक झिलमिला रही थी। जू झो ने तलवार पर हाथ फेरा और प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत बढ़िया तलवार है। इसके विपरीत हुआंग हाओ अब और विरोध नहीं कर सका। वह जू झो के उपेक्षापूर्ण रवैये को सहन नहीं कर सका। क्या सही मायनों में उसे ही अपने प्रतिद्वंद्वी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। उसने शू झो की ओर ठंडे भाव से देखा, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? जू झो ने सिर हिलाया, अपना कदम बढ़ाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हुआंग हाओ की आकृति अचानक अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई और इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि मैदान में तेज हवा का झोंका पैदा हो गया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली क्यूई रक्त निकला जो आभासी दुनिया से भी अधिक शक्तिशाली था। फुट मध्य हवा में हुआंग हाओ ने अपनी लंबी तलवार चलाई, अपनी पूरी क्यूई रक्त को तलवार से प्रतिध्वनित किया, जिससे उसकी तलवारबाजी की शक्ति में भारी वृद्धि हुई। उन्होंने शुरू से ही अपनी कुशल युद्ध तकनीक गेल तलवारबाजी का प्रयोग शुरू कर दिया था। तलवार की रोशनी चमक उठी और भीड़ की आंखों में ऐसा लगा जैसे 1 दर्जन से अधिक तलवारें एक साथ प्रकट हुई, जो जू झो के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार कर रही थीं। हर चाल बेहद निर्दयी थी। हुआंग हाओ ने जू झो को अपंग बनाने का संकल्प कर लिया था। इस दृश्य का सामना करते हुए जू झो अपरिवर्तित रहा, केवल अपनी लंबी कृपाण को हल्के से तलवारों में से एक की ओर घुमाया। पर्वत तोड़ने वाली कृपाण तकनीक का दूसरा स्तर क्यूई रक्त संयम पर जोर देता है, छिपी हुई शक्ति का निर्माण करता है। जब ये छिपी हुई शक्ति चरम सीमा तक एकत्रित हो जाती है तो एक ही झटका पहाड़ों को तोड़ सकता है, धरती को चीर सकता है, समुद्र को उलट सकता है। ये पर्वत तोड़ने वाली कृपाण तकनीक का सार है। इस बिंदु पर असीम गुप्त शक्ति से भरी तलवार हवा में वार करने लगी। टकराना, लंबी कृपाण लंबी तलवार से टकराए और एक पल में बाकी दर्जन भर तलवारें गायब हो गईं। वे सिर्फ तलवार की परछाई रह गईं। तभी उस लंबी तलवार के भीतर छिपी हुई भयानक शक्ति अचानक भड़क उठी। डिंग! एक पल में हुआंग हाओ की तलवार पर एक दरार दिखाई दी। क्या? हुआंग हाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। अगले ही क्षण उसके हाथ की तलवार टूट गई। तलवार के शरीर में एक शक्ति उमड़ पड़ी। बूम बूम बूम! हुआंग हाओ की बाह की आस्तीन एक के बाद एक फट गई और खून बहने लगा। एक ही वार में उसका शरीर जोर से कांप उठा, चेहरे पर अविश्वास का भाव। क्या ये दूसरे स्तर की कृपाण तकनीक की छिपी हुई शक्ति है? हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जू झो की तलवार की गति कम नहीं हुई। हिंसक बल के साथ यह नीचे हुआंग हाओ की ओर वार करना जारी रखा।
1.5 मीटर लंबा ब्लेड बर्फ सफेद कृपाण प्रकाश में बदल गया जो हुआंग हाओ की पुतलियों में तेजी से फैल गया। फुट। एक सफेद रोशनी की चमक कृपाण ने काट डाला। खून से लथपथ दाहिना हाथ हवा में उड़ गया, खून ऊपर तक फैल गया, फिर वह जमीन पर गिर गया। जू झोउ ने अपने दाहिने हाथ से लंबी कृपाण को वापस खींच लिया। उसका चेहरा शांत था, उसका बायां हाथ उसके बगल में लटका हुआ था, शुरू से अंत तक अछूता। उसके पीछे हुआंग हाओ, केवल एक हाथ बचा हुआ, खाली हाथ, स्तब्ध, निरुत्तर सा खड़ा था। अगले ही क्षण हॉल में एक करुण क्रंदन गूंज उठा। हॉल में सैकड़ों शिक्षक और छात्र यहाँ एकत्र हुए थे, फिर भी माहौल बेहद शांत था, इतना शांत कि आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। शिक्षकों सहित सभी लोग सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। जू झोउ ने एक ही वार में हुआंग हाओ को हरा दिया। एक ही वार। भीड़ में हंगामा मच गया। यहां तक कि विभिन्न ग्रेडों में शीर्ष 100 में शामिल सदस्यों में भी आश्चर्य के लक्षण दिखने लगे। पहले वर्ष में हुआंग हाओ की ताकत शीर्ष में से एक थी, फिर भी उन्हें जू झोउ ने सिर्फ एक वार से नीचे गिरा दिया। तो फिर जू झोउ की ताकत कितनी भयावह है। अन्य कक्षाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 8वीं कक्षा के बच्चे भी अचंभित थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई पहली बार जू झोउ को देख रहा हो। हे भगवान! यहाँ तक कि वेन यूहुई भी अचंभित रह गया, उसने अपने गालों को जोर से रगड़ा। आह! हुआंग हाओ जमीन पर गिर पड़ा और भयंकर दर्द से चीखने लगा। ये देखकर धीरे धीरे सभी को होश आ गया। चिकित्सा स्टाफ तुरंत हुआंग हाओ की चोटों की जांच करने के लिए आगे आया। दाहिना हाथ कट गया, दाहिना ऊपरी हाथ, और भी फ्रैक्चर हो गया। चिकित्सक की आवाज में अविश्वास की झलक थी। अभी अभी जू झोउ ने केवल हल्के से अपना ब्लेड घुमाया, जिससे इतनी गंभीर चोटें आईं। अन्य छात्रों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत मजबूत। एक ही वार से हाथ को अलग कर देना और फिर भी फ्रैक्चर हो जाना। क्या ये सचमुच वह ताकत है जो प्रथम वर्ष के छात्र के पास हो सकती है? बहुत निर्दयी है, इस व्यक्ति को उकसाया नहीं जाना चाहिए। प्रथम वर्ष के सभी छात्र बहुत सदमे में थे। कई लोगों ने डर भरी आंखों से जू झोउ को देखा। प्रथम वर्ष की कक्षा 1 में कई लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए और वे गुस्से से चिल्लाने लगीं, जू झोउ, तुम बहुत आगे निकल गईं। उनकी नज़र में यह महज एक हाथापाई का मुकाबला था, और फिर भी जू झोउ ने हुआंग हाओ की बांह काट दी। यहाँ तक कि ऊपरी बांह भी फ्रैक्चर हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसका दाहिना हाथ था। इससे हुआंग हाओ के ठीक होने की संभावना लगभग समाप्त हो गई, और भविष्य में उसके पास केवल एक हाथ ही बचा। इस अवसर पर न केवल कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने, बल्कि अन्य प्रथम वर्ष की कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भी अपनी निंदा व्यक्त की। फिर भी दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्र असामान्य रूप से चुप रहे। मौन। प्रिंसिपल अचानक चिल्लाया, फिर गहरी आवाज में बोला, ब्लेड की कोई आंख नहीं होती। अगर आप वास्तविकता में चुनौती देना चुनते हैं तो आपको चोट लगने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपकी योग्यताएं दूसरों जितनी अच्छी नहीं हैं, तो भले ही आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। भनभनाना। जब प्रिंसिपल ने बोलना समाप्त किया तो प्रथम वर्ष के सभी छात्र मौन हो गए। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल जू झोउ को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि ऐसे कार्यों को उचित ठहराएंगे। यहां तक कि अगर उन्हें काट भी दिया गया तो भी वे किसी को दोष नहीं दे सकते। दूसरे और तीसरे वर्ष के वरिष्ठ छात्रों को देखकर उन सभी के चेहरे पर शांति थी, मानो उन्हें इस सब की उम्मीद थी। इस समय प्रथम वर्ष के सभी छात्र चुप थे। क्या यह मार्शल आर्ट शिक्षा की क्रूरता है, या यह मार्शल आर्टिस्ट की क्रूरता है? यहाँ तक कि जू झोउ भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह दंडित होने के लिए तैयार था, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंसिपल उसके कार्यों का समर्थन करेगा। वह तो आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वहां मौजूद शिक्षक उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित थे। ये बच्चा वास्तव में तलवारबाजी के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। काओ योंग ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। जब वह पहले आया था तो उसे इसका अंदाजा हो गया था। और अब जू झोउ ने उन्हें निराश नहीं किया। वास्तव में जू झोउ का प्रदर्शन उनकी अपेक्षा से भी अधिक प्रभावशाली था। काओ योंग ने जू झोउ को देखा और मन ही मन सोचा, केवल इतना ही नहीं, इस बच्चे के क्यूई रक्त के उतार चढ़ाव में भी पहले से काफी सुधार हुआ है। अन्य शिक्षक भी गहरी निगाहों से जू झोउ को देख रहे थे। ये छोटा सा बच्चा आज उनके लिए बहुत सारे आश्चर्य लेकर आया है। सबसे पहले उन्होंने शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाई, फिर उन्होंने एक वास्तविक चुनौती स्वीकार की, और अब उन्होंने अत्यंत दुर्जेय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक ही वार में हुआंग हाओ को नीचे गिरा दिया। क्या उसकी प्रतिभा सचमुच जानवर जैसी है?
इस समय कई अध्यापकों के मन में संदेह था। उन्होंने ये समाचार दूसरों से सुना था, लेकिन अब वे इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इतनी जबरदस्त प्रतिभा और युद्ध कौशल के साथ क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह जानवर जैसी प्रतिभा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? शिक्षकों, सहपाठियों। इस समय जू झो अचानक जोर से बोला। एक क्षण में ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। जू झो ने ऊंची आवाज में कहा, मेरी प्रतिभा के कारण मैंने स्कूल में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है और मुझे इसका बहुत खेद है। लेकिन यह मामला न तो मेरे कारण शुरू हुआ था, न ही मेरे शिक्षक के कारण। आप सभी ने मेरी प्रतिभा देखी है, ये निश्चित रूप से वैसा नहीं है जैसा बाहरी दुनिया दावा करती है कि इसे विकसित करना धीमा है या यहाँ तक कि इसे विकसित करना असंभव है। आधे महीने पहले मैं शीर्ष 100 की रैंकिंग के अंतिम छोर को भी नहीं छू पाया था, और अब मेरे पास शीर्ष 10 को चुनौती देने का आत्मविश्वास है। यह मेरी प्रतिभा है, अमर ड्रैगन बॉडी। जू झो ने गहराई से कहा, जो लोग ड्रैगन में बदलने या जानवर जैसी प्रतिभा की अफवाह फैलाते हैं, वे ही इस स्थिति के असली दोषी हैं। ये कहकर जू झो प्रिंसिपल की ओर देखने लगा। प्रधानाचार्य, इस मामले ने जो बड़ा हंगामा मचाया है, क्या मुख्य दोषी को सभी को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मेरे शिक्षक को स्पष्टीकरण दीजिए। वहां तुरंत ही शांति छा गई। कई लोग तीसरे वर्ष की कक्षा 2 की ओर देख रहे थे, और प्रिंसिपल भी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर सिर हिलाया और कहा, हुआंग यूनेक्सुआन, बाहर आओ और माफी मांगो। कक्षा 2 तीसरे वर्ष के छात्रों में हुआंग यूनेक्सुआन का चेहरा तुरंत अत्यंत उदास हो गया। दरअसल लियू काइकी ने ही उन्हें इस मामले के बारे में बताया था। लेकिन जाहिर है प्रिंसिपल इतने सारे छात्रों के सामने शिक्षक से माफी नहीं मांग सकते थे। अगर लियू काइकी को सजा भी देनी होती तो वह निजी तौर पर दी जाती। और हुआंग हाओ गंभीर रूप से घायल और बेहोश था, इसलिए उसे माफी मांगने के लिए नहीं खींचा जा सका। इसलिए जिम्मेदारी हुआंग यूनेक्सुआन पर आ गई। लेकिन उससे हुआंग यूनेक्सुआन को सबके सामने एक छोटे प्रथम वर्ष के बच्चे से, और उससे भी अधिक जिसे वह बेकार प्रतिभा वाला समझता था, माफी मांगने के लिए कहना, वह ऐसा नहीं कर सका। हुआंग यूनेक्सुआन, क्या तुम बाहर आकर माफी नहीं मांगोगे? इस समय लियू काइकी चिल्लाया। गुरुजी। हुआंग यूनेक्सुआन ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि लियू काइकी ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। हुआंग यूनेक्सुआन का दिल बैठ गया और अगले ही पल उसने अपने दांत पीस लिए, बाहर निकला और जू झो के पास चला गया। माफ करना, इस मामले में मेरी गलती है। क्या इतना काफी है? हुआंग यूनेक्सुआन ने शब्द दर शब्द कहा। जू झो एक हाथ पीछे करके खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि वह विचलित था, और बोला, जिस व्यक्ति से आपको माफी मांगने की जरूरत है वह मैं नहीं बल्कि मेरा शिक्षक है। हुआंग यूनेक्सुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया। तीसरे वर्ष की 100वीं रैंकिंग में शीर्ष 10 के सदस्य के रूप में वह जहां भी गए, क्या उनके साथ हमेशा सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया गया? और आज एक प्रथम वर्ष के नवागंतुक ने, जिसमें जानवर जैसी प्रतिभा थी, सबके सामने उसे शर्मिंदा करने का साहस किया। फिर भी उसके पास इस भावना को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हुआंग यूनेक्सुआन की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। उसने एक गहरी सांस ली, मुड़ा और काओ योन की ओर चल दिया। शिक्षक काओ, मैं गलत था। काओ योन ने हल्के से कहा, गलती का एहसास होने पर उसे सुधारना अच्छा होता है। अगली बार जब आप कोई बेबुनियाद अफवाह सुने तो उसे फैलाने में जल्दबाजी न करें, वरना आप अपने भाई को इस तरह से चोट पहुंचा सकते हैं। हुआंग यूनेक्सुआन का चेहरा हल्का सा काला पड़ गया और वह भारी स्वर में बोला, हाँ गुरुजी। ये देखकर भीड़ थोड़ी सी घबरा गई। तीसरे वर्ष की 100वीं रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल एक सदस्य द्वारा प्रथम वर्ष के छात्र से माफी मांगना तथा यहां तक कि छात्र के शिक्षक से भी माफी मांगने के लिए मजबूर होना लिंजियांग प्रथम हाई स्कूल में अभूतपूर्व घटना थी। एक क्षण के लिए सभी ने प्रशंसा भरी नजरों से जू झो की ओर अपनी नजरें घुमाईं। भीड़ में ली रुक्सी ने जू झो को देखा, जो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए सामने खड़ा था। वह थोड़ा चकित महसूस कर रहा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो भाई कभी कमजोर था और जिसे दूसरे लोग तंग करते थे, वह अब इतना दृढ़ निश्चयी हो गया है। ली रुक्सी के होंठ थोड़े मुड़े, उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। कुछ दूर पर ही कुछ महसूस करते हुए जू झो ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। ली रुक्सी ने दूसरी ओर देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, फिर भी उसका व्यवहार ठंडा बना रहा।
उसके बगल में लिन शिशी ने उसकी ओर हल्के से आंखें घुमाई और मन ही मन सोचने लगी, क्या अपने भाई को देखकर मुस्कुराना तुम्हें मार डालेगा? हमेशा एक ठंडा मुखौटा लगाए रखना क्या ये थका देने वाला नहीं है? फिर उसने भी जू जोऊ की ओर देखा, उसकी खूबसूरत आंखें रोशनी से टिमटिमा रही थीं। मुझे कहना होगा, रूक्सी का भाई काफी सुंदर है। लिन शिशी अपने मन में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। सुंदर होना एक बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मामले को संभाला वह सचमुच प्रभावशाली था। आखिरकार अगर जू जोऊ अभी खड़ा नहीं हुआ होता तो कोई रास्ता नहीं था कि हुआंग यूनिक्सुआन सार्वजनिक रूप से माफी मांगता। इस बिंदु तक न केवल जू जोऊ की प्रतिभा को स्वीकार किया गया था, बल्कि मूल भड़काने वाले ने भी माफी मांगी थी, जिसे एक बहुत ही सही समाधान माना जा सकता है। लेकिन लिन शिशी को यह नहीं पता था कि जू जोऊ का लक्ष्य इससे कहीं आगे तक फैला हुआ था। इस समय माफी मांगने के बाद हुआंग यूनिक्सुआन ने उदास भाव के साथ जाने की योजना बनाई। लेकिन तभी जू जोऊ ने अचानक कहा, प्रिंसिपल, इस मामले पर इतना बड़ा हंगामा होने के बाद क्या एक साधारण माफी ही पर्याप्त होगी? इन शब्दों पर हुआंग यूनिक्सुआन का शरीर तुरंत जम गया। कुछ ही दूरी पर लियू काइकी ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जू जोऊ, बात यहाँ तक आ गई है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? जू जोऊ ने उसे अनदेखा किया और प्रिंसिपल से बात करना जारी रखा। अगर यह मामला वास्तव में स्कूल से बाहर फैल गया तो लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल जियांगझोऊ में हंसी का पात्र बन जाएगा। प्रभाव इतना भयानक है कि यह सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ मेरे शिक्षक को ही नहीं, बल्कि लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल के 10,000 शिक्षकों और छात्रों को भी चिंतित करता है। वे सभी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हॉल में उपस्थित भीड़, चाहे वे प्रथम वर्ष के छात्र हों या तृतीय वर्ष के, एक दूसरे की ओर देखकर हल्के से सिर हिला रहे थे। उनमें से कई लोग उत्साह देखने के लिए आए थे, लेकिन यह वास्तव में वैसा ही था जैसा कि शू जोऊ ने कहा था। इस समय वे सभी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन हुआंग यूनिक्सुआन का चेहरा लगातार उदास होता जा रहा था। मेरे छोटे भाई को आपके कारण गंभीर चोट लगी थी। मैंने आपसे और आपके शिक्षक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, क्या ये पर्याप्त नहीं है? उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। पर्याप्त नहीं, जू जोऊ ने शांति से कहा, अगर यह जल्दबाजी में समाप्त हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी अफवाह फैला सकता है और कोई भी अफवाह फैलाने वाला बन सकता है? आखिरकार अफवाह फैलाने की कीमत तो एक छोटी सी माफी ही है। इन शब्दों के साथ भीड़ में हल्की हलचल मच गई। हर कोई समझ गया कि अगर मूल भड़काने वाले ने इसके लिए भारी कीमत नहीं चुकाई होती तो जू जोऊ शायद इसे आसानी से जाने नहीं देता। हुआंग यूनिक्सुआन ने शू जोऊ को ठंडेपन से घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, जू जोऊ, ज्यादा दूर मत जाओ। क्या मैं बहुत आगे जा रहा हूँ? जू जोऊ ने शांति से कहा, तो प्रिंसिपल से पूछो कि क्या मेरी बातें बहुत ज्यादा हैं। प्रिंसिपल ने गहरी निगाह से जू जोऊ को देखा। वह जू जोऊ का मतलब कैसे नहीं समझ सका। ये सरल था। जू जोऊ चाहता था कि हुआंग यूनिक्सुआन और हुआंग हाओ को उचित सजा मिले और यह सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए। अफवाह फैलाने वालों की सजा सबको दिखाने और उनका दर्दनाक सबक दिखाने से ही दूसरों के बीच अफवाह फैलाने वाली मानसिकता को खत्म किया जा सकता है। लेकिन शुरू में प्रिंसिपल ने हुआंग यूनिक्सुआन को सार्वजनिक रूप से दंडित करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, हुआंग यूनिक्सुआन अभी भी 100 रैंकिंग में शीर्ष 10 में था। स्कूल का बीज सजा तो दी जा सकती थी, लेकिन सार्वजनिक सजा बहुत बेरहम लगती थी। लेकिन अब जू जोऊ के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि यह मामला आसानी से खत्म नहीं हो सकता। जैसा कि उन्होंने कहा, यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो क्या इसका अर्थ ये होगा कि भविष्य में कोई भी अफवाह फैला सकेगा? ये कैसा पावर प्ले है? प्रिंसिपल ने मन ही मन आह भरी। आज की युवा पीढ़ी सचमुच अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। उन्होंने धीरे से आह भरते हुए कहा, मैं शिक्षकों के साथ निजी तौर पर चर्चा करूंगा और बाद में परिणाम की घोषणा करने के लिए स्कूल व्यापी सभा आयोजित करूंगा। हुआंग यूनिक्सुआन का चेहरा अचानक बदल गया। क्या उसे सचमुच सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाएगा? प्रिंसिपल, उसने जल्दी से कहा। बस। प्रिंसिपल ने उसे सख्ती से देखा। एक बार जब तुमने बोलने का फैसला कर लिया तो तुम्हें अपने शब्दों की कीमत चुकानी होगी। यह मामला सुलझ गया है। ये कहकर प्रिंसिपल साहब अपनी आस्तीन ऊपर करके पहले चले गए। अन्य शिक्षक भी प्रिंसिपल के पीछे पीछे बाहर चले आए, जाहिर तौर पर इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए। एक बार सभी अध्यापक हॉल से चले गए। उपस्थित छात्र पुनः गुनगुनाने लगे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मामला इस स्तर तक बढ़ जाएगा।
कि 100 में से शीर्ष 10 छात्रों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाएगा। तीसरे वर्ष की 100 रैंकिंग को ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। ड्रैगन और टाइगर सूची में शामिल प्रत्येक सदस्य स्कूल की नींव है, जो शीर्ष विश्वविद्यालयों के लिए बीज है। शीर्ष 10 में शामिल शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। और अब ये ड्रैगन और टाइगर सूची में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक है, जो जू झोऊ के कुछ शब्दों के कारण है, जो सार्वजनिक दंड का सामना करने वाला है। और तो और सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामने दंडित किया जाना। इस समय सभी लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा दिखी। प्रिंसिपल हुआंग यूनिक्सुआन को किस तरह सजा देगा? शारीरिक सजा या किस तरह की सजा? जल्दी ही हॉल में बैठे सभी छात्र खेल के मैदान की ओर चल पड़े और आगामी शिक्षक छात्र सभा की प्रतीक्षा करने लगे। अफवाहें सुनकर कई छात्र भी अपनी कक्षाओं से जल्दी से बाहर आ गए। जल्द ही मैदान लोगों से खचाखच भर गया। जू झोऊ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूं। वेन यूहुई ने जू झोऊ को देखा और कहा, आप पहले ऐसे नहीं थे। ये सुनकर जू झोऊ हल्का सा मुस्कुराया। दरअसल वह कमजोर और अयोग्य था और उसे धमकाए जाने पर भी चुपचाप सहना पड़ता था। लेकिन वह सब अतीत की बात थी। जब से उन्होंने पार जाकर सिल्की चिकन का अवतार प्राप्त किया, तब से सब कुछ बदल जाना तय था। एक ही समय पर प्रथम वर्ष के समूह की कक्षा 8 से कुछ ही दूरी पर ली रुक्सी भी इस प्रश्न पर विचार कर रही थी। वेन यूहुई की तरह उसने भी देखा कि उसका छोटा भाई पहले से अलग लग रहा था। वास्तव में करीब से जांच करने पर उसे आधे महीने पहले कुछ असामान्य बात नजर आई थी। लेकिन उस समय जू झोऊ की उपस्थिति उसकी नज़र में बहुत कमजोर थी, इसलिए भले ही कुछ असामान्य हो, वह अवचेतन रूप से इसे अनदेखा कर देती थी। लेकिन अब जब शू झोऊ ने हुआंग हाओ को हरा दिया है और हुआंग यूनिक्सुआन को अभूतपूर्व कठोरता के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है, और यहां तक कि ड्रैगन टाइगर रैंकिंग में शीर्ष 10 छात्रों को दंडित करने के लिए प्रिंसिपल को स्कूल व्यापी सभा आयोजित करने के लिए मजबूर करना, इन सब बातों से ली रुक्सी को अवास्तविकता का एहसास हुआ। क्या यह अभी भी उसका भाई था? तभी एक गोरा लड़का वहां आया। रुक्सी, किसने सोचा था कि तुम्हारा भाई इतना सख्त होगा? लगता है उसे तुम्हारी शैली विरासत में मिली है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके स्वर में आत्मीयता का भाव था। ली रुक्सी ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और उसके बगल में खड़े लिन शिशी ने ठंडे स्वर में डांटा, लियू हे, क्या तुम जा सकती हो? रुक्सी को परेशान करना बंद करो। लियू हे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बस ये याद दिलाने आया हूं कि जू झोऊ के कार्यों ने हुआंग यूनिक्सुआन को पूरी तरह से नाराज कर दिया होगा। हुआंग यूनिक्सुआन के बारे में मैं जो जानता हूं, उसके अनुसार वह इसे आसानी से जाने नहीं देगा। ली रुक्सी ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, इसका आपसे क्या लेना देना है? लियू हे ने कहा, हुआंग यूनिक्सुआन मेरे पास आया था, वह मेरे साथ मिलकर 1000 दानव गुफा में प्रवेश करना चाहता था और तुम्हारे खिलाफ अपना हाथ इस्तेमाल करना चाहता था। ये सुनने के बाद ली रुक्सी की अभिव्यक्ति ठंडी रही। आप ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप अभी भी ड्रैगन टाइगर रैंकिंग में नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बनाए रख सकते हैं। लियू हे हल्का सा मुस्कुराया। उसने मित्रतापूर्ण लहजे में कहा, मैंने हुआंग यूनिक्सुआन से सहमति नहीं जताई। 1000 दानव गुफा बेहद खतरनाक है और मुझे केवल आपके साथ मिलकर काम करने में ही भरोसा है। लियू हे के शब्दों का सामना करते हुए ली रुक्सी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि मैं सहमत हो जाऊंगा? लियू हे ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मेरे अलावा आपको अन्य टीम के साथी नहीं मिलेंगे। रुक्सी, आप जल्द ही मेरी बात मान लेंगे। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। लिन शिशी ने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए उसकी पीठ को घूरते हुए कहा, लियू हे, अगर वह ड्रैगन टाइगर रैंकिंग में प्रथम है तो क्या हुआ? वह चिपचिपा गोंद की तरह है जो पूरे दिन तुम्हें परेशान करता रहता है। ली रुक्सी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इन सिटी के लोग वास्तव में परेशान करने वाले हैं। ड्रैगन टाइगर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर मौजूद लियू हे लिंजियांग शहर से नहीं बल्कि इन सिटी से हैं। यान देश के 12 राज्यों में हजारों शहर 2 क्षेत्रों में विभाजित हैं, आंतरिक शहर और बाहरी शहर जिला। बाहरी शहर जिले के लिंजियांग शहर जैसे छोटे शहर की तुलना में आंतरिक शहर का दर्जा बहुत ऊंचा है। इस प्रकार इनर सिटी के लियू हे को स्वाभाविक रूप से लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था। ड्रैगन टाइगर रैंकिंग में शीर्ष 10 में ली रुक्सी के अलावा बाकी सभी के लियू हे के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, कुछ तो उनकी चापलूसी भी करते थे। उसके पहले के शब्द स्पष्ट रूप से धमकी भरे थे।
अगर वह लियू हे के साथ मिलकर काम नहीं करती तो ड्रैगन टाइगर रैंकिंग के अन्य लोग भी उसका साथ नहीं देंगे। स्कूल के नियमों के अनुसार 1000 दानव गुफा में अकेले जाना वर्जित है। ली रूक्सी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे सहयोगी टीम के साथी खोजने होंगे। लियू हे की धमकी वास्तव में उसके लिए एक पेचीदा मुद्दा था। ये व्यक्ति कई दिनों से उसे उलझाए हुए था। हालांकि वह सज्जन लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह हिंसक स्वभाव का था। ली रूक्सी ने यह भी सुना कि उसे क्रूर और विकृत चालें खेलना पसंद था, जिससे कई मासूम लड़कियों को तकलीफ उठानी पड़ती थी। उनके साथ मिलकर काम करना स्पष्टतः असंभव था, लेकिन अगर वह लियू हे से सहमत नहीं होती तो उसे डर था कि उसे अन्य टीम के साथी नहीं मिलेंगे। लिन शिशी को पता था कि वह किस बात को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, तुम इतनी मजबूत हो, तुम्हें टीम के साथी कैसे नहीं मिले। ओह, यह अफसोस की बात है कि आपका भाई अभी केवल प्रथम वर्ष में है, वह बहुत कमजोर है। अन्यथा ये बहुत अच्छा होगा यदि आप उसे अपने साथ ले जा सकें। इस बारे में बात करते हुए लिन शिशी ने असहाय होकर आह भरी। ली रुक्सी ने कुछ अवाक होकर उसकी ओर देखा, जू जो को लाओ। भले ही वह लड़का अब तीसरे वर्ष में हो, फिर भी उसका पीछा करने से शायद कोई मदद नहीं मिलेगी। हालांकि जू जो के वर्तमान प्रदर्शन ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित किया, लेकिन बात बस इतनी ही है। आखिरकार जब ली रुक्सी अपने पहले वर्ष में थी तो वह अब जू जो से अधिक प्रमुख थी। जल्द ही प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने अपनी चर्चा समाप्त कर ली और औपचारिक रूप से स्कूल व्यापी सभा आयोजित की। खेल मैदान पर 10,000 से अधिक शिक्षक और छात्र मौजूद थे। मंच पर प्रधानाचार्य ने माइक्रोफोन थामकर गंभीरतापूर्वक कहा, हाल ही में स्कूल में अफवाहें फैली जिससे काफी उथल पुथल मच गई, जिसका असर पूरे स्कूल के हजारों शिक्षकों और छात्रों पर पड़ा। अगर यह मामला बाहर फैल गया तो इससे स्कूल की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान होगा। प्रभाव बहुत बुरा है तथा परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसलिए शिक्षकों के साथ मेरी चर्चा के बाद हमने अफवाहों के आरंभकर्ताओं को निम्नानुसार दंडित करने का निर्णय लिया है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग शांत हो गए। कई अंदरूनी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि प्रिंसिपल उन्हें क्या सजा देंगे। शू जो के नेतृत्व में कक्षा 8 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। ऐसी उत्सुकता भरी प्रत्याशा के तहत प्रिंसिपल ने ऊंची आवाज में कहा, प्रथम वर्ष कक्षा 1 हुआंग हाओ तुरंत निष्कासित। लिनजियांग प्रथम हाई स्कूल से बर्खास्त, फिर कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। तीसरे वर्ष की कक्षा 2 हुआंग यूनिक्सुआन 30 पिटाई की सजा और स्नातक होने तक सभी 100 मजबूत रैंकिंग पुरस्कार छीन लिए गए। उपर्युक्त दंड अफवाह फैलाने वालों के लिए हैं, जिन्हें चेतावनी के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। भनभनाना, पूरा मैदान शांत हो गया। तभी मैदान में एक बड़ी लहर उठी। इस घटना से अनभिज्ञ लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जिन लोगों ने इस घटना को देखा था वे भी इस क्षण में गहरे सदमे में थे। हुआंग हाओ को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। हुआंग यूनिक्सुआन को 30 बार पीटा गया और सभी 100 मजबूत रैंकिंग पुरस्कार छीन लिए गए। ये दोनों 100 मजबूत रैंकिंग वाले छात्र थे और हुआंग यूनिक्सुआन तो ड्रैगन टाइगर रैंकिंग के शीर्ष 10 में भी था, लेकिन अब प्रिंसिपल ने वास्तव में ऐसा निर्णय लिया। ये बहुत गंभीर है। लेकिन प्रिंसिपल ने भीड़ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, हुआंग यूनिक्सुआन मंच पर आओ। भीड़ में हुआंग यूनिक्सुआन का चेहरा पीला पड़ गया था। इससे पहले उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी थी कि प्रिंसिपल 100 स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में उनकी स्थिति को देखते हुए ज्यादा कठोर नहीं होंगे। लेकिन जब उसने सजा सुनी तो उसे पता चल गया कि अब ये खत्म हो चुका है। ड्रैगन टाइगर के शीर्ष 10 में होने की शानदार छवि अब खत्म हो चुकी है और अब प्रिंसिपल भी चाहते थे कि वह मंच पर आए। पूरे स्कूल के सामने सार्वजनिक रूप से पिटाई की जाएगी। वह कैसे संभव है? हुआंग यूनिक्सुआन स्थिर खड़ा रहा। हुआंग यूनिक्सुआन मंच पर आओ, प्रिंसिपल ने जोर से चिल्लाया। थोड़ी देर बाद आसपास की निगाहों का दबाव झेलने में असमर्थ हुआंग यूनिक्सुआन अंततः मंच की ओर बढ़ गया। यह न तो सम्मान की बात थी, न ही कोई विशेष क्षण, बल्कि यह अपमान की बात थी। 10,000 से अधिक शिक्षकों और छात्रों के सामने सार्वजनिक रूप से दंडित किए जाने की शर्म। अंततः हुआंग यूनिक्सुआन भीड़ की ओर पीट करके पोडियम पर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल नीचे उतर गए और फिर लियू काई की हाथ में लोहे की छड़ लेकर आगे बढ़े। बैंग बैंग बैंग, बिना एक शब्द कहे उसने सार्वजनिक दंड देना शुरू कर दिया। 1 वार, 2 वार, 3 वार।
इस प्रक्रिया के दौरान 10,000 से अधिक शिक्षकों और छात्रों वाला विशाल मैदान अत्यंत शांत, यहां तक कि मृत्यु जैसा सन्नाटा था। ड्रैगन टाइगर रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल प्रतिभावान व्यक्ति की उनके सामने सार्वजनिक रूप से पिटाई की जा रही थी। लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल के इतिहास पर नजर डालने पर पता चला कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कई अंदरूनी लोग गहरी प्रशंसा और डर से भरी आंखों से चुपचाप जू झोऊ की ओर देख रहे थे। मंच पर हुआंग यूनेक्सुआन को एक के बाद एक क्षणों से मारा गया। वह भीड़ से दूर मुंह करके खड़ा था, उसका चेहरा भारी रूप से मुड़ा हुआ था। 10, 20, 30 पिटाई पूरी हो चुकी थी। हुआंग यूनेक्सुआन की पीठ फूल गई थी, यहां तक कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भी उभरी हुई थी। नीचे उतर जाओ, लियू काइकी ने ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हुआंग यूनेक्सुआन चिल्लाया। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसकी आंखें प्रथम वर्ष के कक्षा 8 के छात्रों की ओर दृढ़ता से टिकी थीं, और वह अनियंत्रित घृणा से भरा हुआ था। उनके भाई का हाथ कट गया, जिससे साधना का मार्ग अत्यंत कठिन हो गया, और अब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, तथा भविष्य अंधकार में हो गया। और उसे स्वयं मजबूत रैंकिंग के सभी पुरस्कारों से वंचित कर दिया गया, पूरे स्कूल के सामने सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया। आज हर तरह से अपमान है। जू झोऊ, हुआंग यूनेक्सुआन ने अपने दांत पीस लिए, अपनी टीम में वापस खड़ा हो गया, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। प्रथम वर्ष के समूह की कक्षा 8 में जू झोऊ को कुछ आभास हुआ और उसने हुआंग यूनेक्सुआन की ओर देखा। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? जू झोऊ ने अपनी नजर हटा ली। हुआंग यूनेक्सुआन ने जो कुछ भी अनुभव किया वह जू झोऊ के कारण था, उससे नफरत करना स्वाभाविक था। लेकिन जू झोऊ वास्तव में प्रिंसिपल की सजा के तरीके से आश्चर्यचकित था। वह केवल सार्वजनिक सजा चाहते थे, जैसे पूरे स्कूल में इसकी रिपोर्ट दर्ज करना या इसे फाइलों में दर्ज करना, ताकि सभी को अफवाह फैलाने के परिणामों के बारे में पता चल सके। लेकिन अंत में प्रिंसिपल ने उसे सार्वजनिक रूप से 30 बार कोड़े मारे। ऐसी सजा निष्कासन से भी अधिक भयावह थी। लेकिन जल्द ही जू झोऊ का चेहरा शांत हो गया। हालांकि यह सब उसके कारण ही शुरू हुआ, लेकिन ये दंड इसमें शामिल लोगों द्वारा स्वयं दिए गए थे, इसमें सहानुभूति रखने जैसी कोई बात नहीं है। इस बीच प्रिंसिपल पुनः मंच पर आ गए। अफवाह फैलाने वालों का यही हश्र होता है। यह मामला केवल हुआंग यूनिक्सुआन और हुआंग हाओ से जुड़ा नहीं है। तीसरे वर्ष की कक्षा 2 की होमरूम शिक्षिका लियू काइकी की भी कुछ जिम्मेदारी है और उन्हें भी सजा का सामना करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने गंभीरता से कहा, आज तो बस एक रोकथाम है, भविष्य में जो कोई भी अफवाह फैलाने की हिम्मत करेगा, उसे खुद ही परिणाम भुगतने होंगे। इन शब्दों के साथ ही पूरा दृश्य पुनर्तः शांत हो गया। हालांकि प्रिंसिपल ने चुपचाप जू झोऊ की ओर देखा। ऐसी सजा का कारण ये था कि प्रिंसिपल और स्कूल नेतृत्व एक आम सहमति पर पहुंच गए थे, यानी जू झोऊ की प्रतिभा को मान्यता देना। स्वर्गीय ड्रैगन अविनाशी शरीर काओ योंग द्वारा निर्मित एक प्रतिभा थी, लेकिन अब स्कूल ने इसे वास्तव में शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के रूप में बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस तरह न केवल काओ योन के पिछले शब्द पूरे होंगे, बल्कि स्कूल को बड़ी प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इससे पहले काओ योन के शब्द हालांकि चौंकाने वाले थे, लेकिन उनका समर्थन केवल उनके द्वारा ही किया जाता था, जिससे हमेशा बहुत संदेह पैदा होता था। लेकिन क्या होगा यदि वे, अर्थात पूरा स्कूल, शू झोऊ की प्रतिभा की गारंटी के लिए एक साथ खड़ा हो जाए? फिर कौन संदेह करेगा? कौन संदेह करने की हिम्मत करेगा? सार्वजनिक रूप से पिटाई ही सबसे अच्छा निवारक तरीका था। और इस निर्णय का कारण ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जू झोऊ की क्षमता देखी थी। आज से प्रिंसिपल ने पास बैठे शिक्षक की ओर देखा और कहा, स्कूल में जू झोऊ के लिए खेती के संसाधनों की आपूर्ति 3 गुना बढ़ जाएगी, साथ ही पोषण के प्रयासों में भी वृद्धि होगी। शिक्षक ने अपनी आंखें थोड़ी सी चौड़ी की, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुए और तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ। जू झोऊ का वर्तमान प्रदर्शन स्कूल के लिए उसे पूर्ण रूप से पोषित करने के लिए पर्याप्त था। एक छोटा सा लड़का जो 2 सप्ताह में क्यूई ब्लड के 10 कार्ड बढ़ाने में सक्षम है। प्रिंसिपल ने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। स्वर्गीय ड्रैगन अविनाशी शरीर एक अस्तित्वहीन प्रतिभा है, लेकिन अगर शू झोऊ सचमुच आगे बढ़ता रहा तो यह अस्तित्वहीन प्रतिभा किसी दिन इतिहास में दर्ज हो सकती है। तब तक उनके द्वारा निर्मित एस स्तरीय शीर्ष स्तरीय प्रतिभा दुनिया में चमकेगी। कक्षा में वापस लौटना। कक्षा 8 में सभी ने जू झोऊ को प्रशंसा की दृष्टि से देखा।
जू झो थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, ये सोचकर कि अगर यह जारी रहा तो ये सहपाठी वास्तव में उसके लिए एक मूर्ति बना देंगे और हर दिन उसकी पूजा करेंगे। अपनी सीट पर वापस आकर उनके डेस्कमेट वेन यूहुई ने तुरंत उन्हें अंगूठा दिखाया। जू झो, आप वास्तव में अद्भुत हैं। ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग के शीर्ष 10 में से किसी प्रतिभाशाली को सार्वजनिक दंड का सामना कराना स्कूल के इतिहास में अभूतपूर्व है। जू झो ने उसे असहाय दृष्टि से देखा, ये सोचते हुए कि दूसरों द्वारा उसकी प्रशंसा करना एक बात है, लेकिन वेन यूहुई इसमें क्यों शामिल हो रही है। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए प्रिंसिपल का दंड देने का तरीका उसके लिए वास्तव में आश्चर्यजनक था। वास्तव में हुआंग यूनेक्सुआन को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए, जो एक बहुत बड़ा अपमान था। ऐसा लगता है कि स्कूल वास्तव में मेरी प्रतिभा को बहुत महत्व देता है, जू झो ने मन ही मन सोचा। झूठी अफवाहों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग से शीर्ष 10 प्रतिभाओं को इस तरह अपमानित किया। यदि वे शू झो को पर्याप्त महत्व नहीं देते तो प्रिंसिपल निश्चित रूप से ऐसा निर्णय नहीं लेते। इस समय वेन यूहुई ने अचानक विषय बदल दिया और कहा, लेकिन यह मामला शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने हुआंग यूनेक्सुआन के बारे में थोड़ा सुना है। वो छोटी छोटी शिकायतों का बदला लेने के लिए जाना जाता है, और जो लोग उसे अपमानित करते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता, इसलिए सावधान रहें। स्कूल के अंदर तो सब ठीक है, लेकिन स्कूल के बाहर उसके मन में आपके प्रति गलत इरादे हो सकते हैं। ये सुनकर जू झो का दिल दहल गया। दरअसल उससे याद आया कि जब उसने आभासी दुनिया में हुआंग हाओ को हराया था, तो हुआंग हाओ ने तुरंत जवाबी हमला किया था, यहाँ तक कि उसे अपंग बनाने के बारे में भी सोचा था। यदि हुआंग हाओ इतना निर्दयी है तो उसका भाई हुआंग यूनेक्सुआन इससे अलग कैसे हो सकता है। हुआंग यूनेक्सुआन को जो अपमान सहना पड़ा, वह सब जू झो के कारण था, और उसे डर था कि इससे उसके दिल में प्रतिशोध का बीज बो दिया गया है। मैं सावधान रहूंगा, जू झो ने कहा। वेन यूहुई ने उसकी ओर देखा, आह भरी, और कहा, मैंने सुना है कि जब हुआंग यूनेक्सुआन एक नए छात्र थे तो उन्होंने लगभग एक सहपाठी को मार डाला था, इसलिए बहुत सावधान रहना। जू झो की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या आपने कभी किसी को मार डाला था? क्या ये व्यक्ति वास्तव में इतना क्रूर हो सकता है? FRWeb@oval.com। एक क्षण के लिए उसका हृदय अधिक सतर्क हो गया, भले ही दूसरे पक्ष ने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न की हो। क्या होगा अगर वे उसके माता पिता को निशाना बनाने के लिए इतने पागल हो गए? जू तियानहाई और ली यानपिंग सिर्फ साधारण लोग थे। अगर हुआंग यूनेक्सुआन ने कोई हरकत की तो वह आसानी से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था। ये सोचते हुए जू झो ने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी सी भींच ली। इस मामले का कारण स्पष्टतः दूसरे पक्ष से उत्पन्न हुआ था, तो फिर वह ही क्यों इससे लगातार परेशान था? उसने क्या गलत किया? मैं अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। जू झो ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और खुद से सोचा, अगर मेरे पास पर्याप्त ताकत होती तो मैं अब इन मामलों से परेशान नहीं होता। उसकी निगाहें और अधिक दृढ़ होती गईं। फिर जू झो उठकर प्रशिक्षण कक्ष की ओर चला गया। वह साधना करने और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए कड़ी मेहनत करने जा रहा था। ... समय बीतता गया और प्रशिक्षण का एक दिन बीत गया। स्कूल के बाद शू झो तुरंत नहीं गया, बल्कि कक्षा 3 वर्ष 3 के प्रवेश द्वार पर गया और थोड़ी देर तक इंतजार किया। ली रोक्सी ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी और उसकी ताकत बेहद शक्तिशाली थी। जब तक जू झो उसके साथ वापस लौटता, हुआंग यूनेक्सुआन उस पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ली रोक्सी बाहर नहीं आई। इसके बजाय लिन शिशी बाहर आ गया। जू झो को देखकर वह आश्चर्य से बोली, जू झो। जू झो ने उसे पहचान लिया और जल्दी से पूछा, वरिष्ठ बहन लिन, क्या मेरी बहन अंदर है? वह पहले ही घर चली गई, लिन शिशी ने उत्तर दिया। जू झो आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था कि आज घर जाते समय उसे सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि हुआंग यूनेक्सुआन शायद उस पर कोई कदम न उठाए, लेकिन क्या होगा? जू झो ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था। समझ गई, वरिष्ठ बहन, मैं जा रहा हूं। 1 मिनट रुको, जूनियर। लिन शिशी ने चंचलता से पलकें झपकाईं और कहा, चलो संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। जरूर। बिना ज्यादा सोचे समझे जू झो ने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और वहां से चला गया। उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर ली रूक्सी थोड़ी सी भौहें सिकोड़कर यह दृश्य देख रही थी। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ क्या बातें कर रहा है?
उसके मन में कुछ शिकायतें थीं, लेकिन जब उसने शू झोऊ को मुड़कर जाते देखा तो वह भी उसके पीछे चलने के लिए अपने पैर बढ़ा दी। अपने पिता के निर्देशानुसार वह शू झोऊ को घर तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थी। जहां तक जू झोऊ का प्रश्न है, स्कूल से निकलने के बाद वह सावधानीपूर्वक घर की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे पर भारीपन आ गया। कोई उसका पीछा कर रहा था। क्या ये हुआंग यूनिक्सुआन है? जू झोऊ सतर्क था, क्योंकि उसे पता था कि हुआंग यूनिक्सुआन के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं है। आखिरकार हुआंग यूनिक्सुआन ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में शीर्ष 10 में से एक था। उसका क्यूई रक्त और युद्ध कौशल ज्यादातर लोगों को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। जू झोऊ बहुत सतर्क होकर धीरे धीरे चल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे कदम दर कदम आ रहा है। इस समय जू झोऊ को बहुत निराशा महसूस हुई। वह मौत से नहीं डरता था, लेकिन अगर वह हुआंग यूनिक्सुआन जैसे किसी व्यक्ति के हाथों मारा जाता तो वह इसे स्वीकार नहीं करता। जब वह एक कोने से गुजरा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। हम बहन। जू झोऊ ने अपना सिर पीछे घुमाया। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। ली रुक्सी, ये फिर कैसा रहा? उसे अचानक याद आया कि सुबह के समय ली रुक्सी भी इसी तरह उसका पीछा करती हुई आ रही थी, ज्यादा दूर नहीं, लगभग 200 मीटर की दूरी पर। तो यह वही थी। ये राहत की बात है। जू झोऊ ने अपने दिल में राहत की सांस ली। इस समय वो उत्सुक था कि ली रुक्सी उसका करीब से पीछा करे। हालांकि ली रुक्सी को गर्व था, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जल्द ही जू झोऊ हैरान हो गया। ली रुक्सी हर समय उसका पीछा क्यों कर रही थी? अगर सुबह ये संयोग था तो आज भी यह संयोग कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अचानक जू झोऊ को अपने अतीत की याद आई, जब सहपाठियों द्वारा उसे तंग किया जा रहा था। अचानक एक नकाबपोश नायक कहीं से प्रकट हुआ और उन सहपाठियों को भगा दिया। कई बार स्कूल जाते समय रास्ते में खतरे का सामना करने पर इस तरीके से समस्या का समाधान किया जाता था। उस समय जू झोऊ ने सोचा कि वह भाग्यशाली है कि उसे एक नायक की मदद मिली। लेकिन अब उनकी स्मृति में वे नायक धीरे धीरे एक निश्चित व्यक्तित्व के साथ ओवरलैप होने लगे। ये वही थी। जू झोऊ ने आश्चर्य से कहा, क्या मिडिल स्कूल के समय से ही ली रुक्सी गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रही थी? फिर भी उसकी यादों में ली रुक्सी उसके प्रति बहुत गर्वित और यहाँ तक कि अत्यंत घृणास्पद था। ली रुक्सी और मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, वह मेरी सगी बहन भी नहीं है। जू झोऊ ने मन ही मन सोचा, उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, जब तक कि मेरे पिता ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा हो। ये जानने के बाद जू झोऊ को थोड़ा असहज महसूस हुआ। भले ही यह उसके पिता के अनुरोध के तहत था, लेकिन अगर ली रुक्सी अनिच्छुक थी तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता था। पूरे समय ठंडा और गर्वित ली रुक्सी चुपचाप उसकी रक्षा कर रहा था और उसके दिमाग में एक बर्फीले दूरस्थ ग्लेशियर की छवि धीरे धीरे पिघलने लगी। एक जटिल भावना के साथ जू झोऊ घर लौट आया। वहां उसे कोई नहीं मिला। उसने उत्परिवर्तित मुर्गी के लिए भोजन तैयार किया और उसे अपने कमरे में ले गया। उत्परिवर्तित शार्क दांत वाला मुर्गा काली स्कूल पैंट पहने हुए जमीन पर खड़ा था। काफी स्टाइलिश। जू झोऊ ने चुपके से सिर हिलाया। ये छोटा लड़का स्कूल पैंट में काफी आकर्षक, राजसी और प्रभावशाली लग रहा था। विशेषकर जैसे जैसे यह बढ़ता गया, इसके पैर धीरे धीरे लंबे होते गए, लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए, जो इसके द्वारा पहने गए सस्पेंडर्स के साथ पूरी तरह से फिट बैठते थे। जू झोऊ की चेतना उत्परिवर्तित मुर्गे में उतर गई और उसने आज के भोजन का आनंद लेना शुरू कर दिया। गुरगल गुरगल। शार्क के दांतों वाली चोंच खुलती और बंद होती थी और जमीन पर पड़ा सारा भोजन खा जाती थी। वूश। जल्द ही उत्परिवर्तित मुर्गी फिर से बढ़ने लगी। उसके पंख हिले, उसने अपनी गर्दन उठाई, टिकटक की आवाज निकाली और फिर उसका शरीर स्पष्ट रूप से फैल गया। क्यूई रक्त जोड़ 0.1 अंक। रैंक जोड़ 5%। होस्ट जू झोऊ। क्यू ब्लड 74.1 अंक। स्पिरिट 2 हर्ट्ज। अवतार शार्क दांत उत्परिवर्तित चिकन। रैंक लेवल 0 स्टेज 2 5%। शुद्ध वजन 41 किलोग्राम। प्रतिभा प्रतिदिन 10 किलोग्राम वजन बढ़ाना, सीमा सभी चीजों को खा जाना। विकास वजन प्रजाति सीमा तक पहुंचने पर विकसित हो सकता है। वजन 40 किलोग्राम से अधिक हो गया। जू झोऊ ने उत्परिवर्तित मुर्गे को देखा, जो अब 1 मीटर से अधिक लंबा था, थोड़ी भावुकता के साथ। कुछ ही दिनों में इसका वजन ली रुक्सी के वजन के बराबर हो सकता है। जू झोऊ को ली रुक्सी का सही वजन नहीं पता था,
लेकिन यह निश्चित रूप से 120 पाउंड से कम था। उसके शरीर का अनुपात बहुत सही था। एक बार जब शीर्ष 100 रैंकिंग से पुरस्कार वितरित हो जाएंगे तो ये प्रतिदिन 10 किलोग्राम बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। जू झो ने सोचा, तब तक इसे फिर से विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? अगला विकास क्या परिवर्तन लाएगा? जू झो थोड़ा आशान्वित था, लेकिन साथ ही शू झो थोड़ा चिंतित भी था। यह आदमी बड़ा हो रहा है, अगर यह बढ़ता रहा तो इसे अब घर पर नहीं रखा जा सकेगा। परिवार एक चीज है, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति उस उत्परिवर्तित मुर्गे के अवतार को देख ले जब वह आसपास न हो तो ये परेशानी वाली बात होगी। अगर मैं इसे जाने दूं तो ये कहाँ जाएगा? जू झो थोड़ा परेशान था। आसपास का पूरा क्षेत्र शहरी था, जंगल विहीन था। रिहाई के लिए एकमात्र संभावित स्थान हजार दानव गुफा का प्रतिबंधित क्षेत्र था। क्या मुझे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना होगा? जू झो ने मन ही मन सोचा। उन्होंने जियांगजो के सबसे प्रसिद्ध हजार दानव गुफा प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन आम लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। केवल स्कूल द्वारा अनुशंसित छात्र या समाज से प्रमाणित मार्शल कलाकार ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जहां तक जू झो का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से उसके पास स्कूल की सिफारिश ही एकमात्र रास्ता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे स्कूल की अनुशंसा मिल सकेगी? जू झो ने सोचा। दस्तक दस्तक दस्तक। तभी ली रुक्सी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। खाने के लिए बाहर आओ। आ रहा हूं। जू झो ने अपने विचार एक तरफ रख दिए और बाहर चला गया। लिविंग रूम में पहुंचकर शू झो को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसके माता पिता घर वापस नहीं आए थे। वह ली रुक्सी के साथ खाने की मेज पर बैठा खाना खा रहा था। चूंकि उसके माता पिता घर पर नहीं थे, इसलिए ली रुक्सी ने आज रात का खाना तैयार किया था। खाना खाते समय जू झो बार बार ली रुक्सी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वह उससे यह बताने के लिए उत्सुक था कि वह उसका पीछा कर रहा है, ये देखने के लिए कि गर्वित और ठंडी बहन कैसी प्रतिक्रिया देगी। क्या मुझे ये कहना चाहिए? जू झो ने ली रुक्सी की ओर फिर से देखा। ली रुक्सी ने छोटे छोटे निवाले खाए। उनका व्यवहार हमेशा की तरह शांत और अलग था। जू झो को अपनी ओर देखते देख उसकी लंबी पलकें फड़क उठीं और उसने अपना सिर उठाया और कहा, क्या मेरे खाने का स्वाद अच्छा नहीं है?